नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत करते हैं और आज फिर से हम उसी टॉपिक को जो लास्ट में छोड़े थे आर्टिकल्स, उसी को आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं। आर्टिकल में मैंने इनडेफिनिट आर्टिकल्स में 11th पॉइंट आपको समझाया था। आज उसके एक लास्ट और फाइनल पॉइंट को मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने के लिए आ रहा हूं और वो 12th पॉइंट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो भाई, आर्टिकल्स का लगभग हर एक पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई होप, और ये 12th पॉइंट भी इजीली समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द का शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए द या दी कुछ भी कह लो। देखो भाई, अगर ये आर्टिकल ए और एन किसी भी सिंगुलर नाउन के लिए आता है, सिंगुलर नाउन के लिए आ रहा है, और ध्यान रखिएगा अगर वो किसी एनिमल्स की बात कर रहा हो या किसी भी चीज की बात कर रहा हो उसके लिए आ रहा हो, तो वो कभी ना कभी वो आपका एक पूरी की पूरी कैटेगरी, इस सिंगुलर नाउन की कैटेगरी को भी बिलोंग कर जाता है। इस पूरे के पूरे कैटेगरी को अकेले बिलोंग कराने के लिए हम आर्टिकल ए और एन लगा लेते हैं किसी भी सिंगुलर नाउन के लिए। आपको बात समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन अब एग्जांपल के माध्यम से आपको जरूर समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला, एग्जांपल लिया आपके सामने कि अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, इज अ फेथफुल एनिमल। तो इस वाक्य में मैंने लिखा तो है अ डॉग यानी एक डॉग। तो भाई एक डॉग, यहां पे सिर्फ एक डॉग की बात नहीं हो रही है, यहां पे बात हो रही है सारे के सारे डॉग की। और आपको याद आ रहा होगा ए और एन का मतलब मैंने आपको एनी भी बताया था और ए और एन का मतलब मैंने आपको ऑल भी बताया था। तो यहां पे इसका मतलब हो जाता है ऑल, यहां पे इसका मतलब हो जाता है ऑल। तो ऑल डॉग्स आर फेथफुल एनिमल, यहां पे इसका मतलब हो गया ये। तो याद रखिएगा कि ये पूरे के पूरे डॉग की स्पीशीज को बता रहा है। ये जो बात लिखा गया है ये पूरे के पूरे स्पीशीज ऑफ डॉग यानी कि पूरे के पूरे स्पीशीज ऑफ डॉग की बात कर रहा है ये वाक्य। तो याद रखिएगा अगर ए और एन कभी सिंगुलर नाउन के साथ आ जाए तो वो पूरे के पूरे स्पीशीज के लिए भी बात कर लेता है। और इसका मैंने एग्जांपल पहले भी आपको बताया था, जहां इसका मतलब होता है कोई भी, एनी या ऑल। ठीक है, तो ये चीजें होती है। लेकिन एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, उस क्वेश्चन को मैं आपके सामने लिखना चाहता हूं। मैंने लिखा है आपके सामने अ मैन इज अ मोर्टल, अ मैन इज अ मोर्टल, मैन इज मोर्टल, ऐसे इज अ मोर्टल नहीं, मैन इज मोर्टल होगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। ठीक है, अब इसमें अ मैन लिखा हुआ है, तो क्या ये बात को अ मैन लिखा है, मैन सिंगुलर नाउन है, ये भी सिंगुलर नाउन था इसलिए आर्टिकल ए और एन लगा था। ये भी सिंगुलर नाउन है और आर्टिकल ए और एन लगा है इसके पहले। इसका मतलब हर एक आदमी है मॉर्टल। ठीक है, मॉर्टल मतलब आप सबको पता होगा। ठीक है, तो हमने यहां पे ये चीज देखा, लेकिन यहां पे ना मैन खुद में सफिशिएंट है पूरी की पूरी स्पीशीज बताने के लिए, यानी कि पूरे के पूरे ह्यूमन बींग्स की बात करने के लिए मैन खुद में सफिशिएंट है। और इसीलिए यहां पे इसके साथ आर्टिकल ए नहीं लगता। ये एक समझ लो आप अपवाद के तौर पे इस चीज को आप समझ लो कि कहां पे नहीं लगता। यहां पे कभी भी ऐसा सवाल दिख जाए तो याद रखना यहां पे आर्टिकल ए और एन नहीं लगेगा मैन के लिए। क्यों? क्योंकि मैन अकेले ही पूरे के पूरे मानवता को की बात कर लेता है। मैन कहना अकेले में क्या पूरे ह्यूमन बींग्स की बात कर लेता है, इस वजह से मैन के साथ ए और एन नहीं लगेगा। लेकिन किसी अदर एनिमल की बात करें, एक और एग्जांपल ले लो। मैंने लिखा अ काउ इज अ वेरी यूजफुल एनिमल। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब हो गया हर एक काऊ है बहुत ही यूजफुल एनिमल। देखो भाई, बात को मैंने पहले ही समझा दिया था, लेकिन फिर से मैंने एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहा। तो यहां पे ये चीजें क्यों मैंने किया ऐसे, ताकि आपका हर एक डाउट आपका दूर हो सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनली 12th पार्ट कंप्लीट हो गया इनडेफिनिट आर्टिकल का। और मेरे हिसाब से शायद ही कोई आपको इतना पॉइंट बताएगा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग अपना अगला पॉइंट समझते हैं और अपना डेफिनिट आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। डेफिनिट आर्टिकल की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा मैं आपको बात बताना चाहता हूं। देखो भाई, इंग्लिश जो लैंग्वेज है हमारा, जो इंग्लिश जो है ये असल में क्या है सर? असल में ये एक लैंग्वेज है। ठीक है, अब इस लैंग्वेज की हम लोग बात कर रहे हैं, ये एक लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज की हम लोग बात कर रहे हैं। इस लैंग्वेज के लिए हमारे पास दो लोग जरूरी हैं। इस लैंग्वेज को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास दो पर्सन्स होने चाहिए। पहला कौन होता है सर? आपका स्पीकर। पहला होता है हमारा स्पीकर यानी कि बोलने वाला।
ठीक है, कोई भी भाषा हो उसको बात करने के लिए भाई उस भाषा के लिए मिनिमम 2 लोग तो चाहिए ना, एक बोलने वाला और दूसरा उसकी बात को सुनने वाला, स्पीकर और एक लिसनर। अब मैं आप लोग को कुछ ट्रिक्स दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि अगर स्पीकर है और लिसनर है, स्पीकर अगर किसी बात से नोन है बट किसी नाउन से नोन है, किसी नाउन से नोन है, लेकिन लिसनर उस नाउन से अननोन है, उस नाउन को नहीं जानता, तो याद रखना उस नाउन के पहले हमारे लिए, देखो भाई स्पीकर जानता है लेकिन लिसनर नहीं जानता, तो ये वो नाउन क्या हुआ, इनडेफिनिट हुआ, सबके लिए इनडेफिनिट हुआ, तो आपको यूज करना पड़ेगा ए और एन, इनडेफिनिट आर्टिकल। समझ में आया? लेकिन अगर स्पीकर तो नोन है, साथ ही साथ में लिसनर भी नोन है, उस बात से या उस नाउन से लिसनर भी नोन है, तो भाई दोनों नोन है, तो भाई वो तो डेफिनिट हो गया, और डेफिनिट हो गया तो हमको यूज क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल द यूज करना पड़ेगा उस नाउन के लिए। ये बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी कि द लगाना पड़ेगा उस नाउन के ठीक पहले। चलो भाई अब इसी चीज को आगे देखो, समझो। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल को जरा ध्यान से समझिएगा। मैंने लिखा आई मेट डैश बॉय, आई मेट डैश बॉय। दूसरा एग्जांपल लिया मैंने, आई रिमेंबर REMEMBER, आई रिमेंबर डैश बॉय, आई रिमेंबर डैश बॉय। अच्छा भाई नोन होगा, कैसे नोन होगा, या तो कहीं ना कहीं आपका वो नोन जो होगा कैसे होगा भाई, दो तरीके से होगा वो नोन। या तो आपको कहीं ना कहीं मिला हो उस नोन के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेन करके नोन किया गया हो, या तो कोई ना कोई सेंस से नोन किया गया हो, सेंस से नोन। ठीक है, अब मैं दोनों को बात को समझाना चाहता हूं। आई मेट अ बॉय, फुल स्टॉप। आई रिमेंबर द बॉय who called me yesterday, I remember the boy who called me yesterday। और एक और एग्जांपल ले लो, मैंने लिखा या फिर इसको नहीं, एक और सेंटेंस में लिख देता हूं, वो आपके लिए इजी हो जाएगा। देखो भाई अब इन सेंटेंसेस को ध्यान से समझिएगा। पहला सेंटेंस लिखा है आई मेट डैश बॉय, तो भाई बॉय मैं मिला था लड़के से, तो भाई स्पीकर तो नोन है, लेकिन जिसको मैं बता रहा हूं वो तो नहीं ना जानता कि वो लड़का कौन था, और अगर वो नहीं जानता तो ये अननोन है इस लिसनर के लिए अननोन है, तो ए और एन, तो मैंने लगा दिया अ। ठीक है, आई मेट अ बॉय। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई रिमेंबर डैश बॉय, और बॉय के बारे में ये इंफॉर्मेशन दिया है कि जिसने मेरे को कॉल किया था कल, तो आपको कहीं ना कहीं इस बॉय के बारे में क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, और अगर ये एक्सप्लेन किया गया है तो भाई ये लिसनर के लिए भी नोन हो गया, और यहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, अपना नाउन के पहले ठीक आर्टिकल द लगा देंगे। इसलिए आप बोलोगे आई रिमेंबर द बॉय हु कॉल्ड मी यस्टरडे, आई रिमेंबर द बॉय हु कॉल्ड मी यस्टरडे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई हैव टू रिटर्न डैश बुक, आई हैव टू रिटर्न डैश बुक। तो भाई देखो यहां पे आपका दो चीजें हैं, मैं ये बात कह रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, आई हैव टू रिटर्न डैश बुक, लिख लो आगे टू यू, मतलब कि मेरे को तुमको रिटर्न करना है बुक को। तो एक बात बताना, मेरे को आपको अगर वो बुक रिटर्न करना है तो भाई मैं तो नोन हुआ उस बुक के लिए, क्योंकि मुझे पता है कौन सी बुक रिटर्न करनी है। दूसरी चीज आपको भी पता होगा, क्योंकि भाई वो बुक आप ही की है और आप ही को मैं दे रहा हूं, तो भाई आपको तो पता ही होगा वो बुक कौन सी है। तो भाई आपका इस वाक्य में
इस वाक्य में जो ये जो बुक है ना, ये स्पीकर के लिए भी और ये लिसनर के लिए भी, दोनों के लिए बातें क्या है सर, दोनों के लिए ये नोन है, ये बुक नोन है। और अगर ये बुक नोन है, यहां पे सेंस काम कर रहा है हमारा, एक्सप्लेन तो यहां पे कर लिया, तो यहां पे सेंस काम कर रहा है और यहां पे हमारा हो जाएगा क्या, द। क्यों? क्योंकि भाई दोनों के लिए नोन है। मैंने कहा कि आई विल रिटर्न द बुक टू यू। अब कौन सी बुक? विच यू गेव मी, आई विल रिटर्न या आई हैव टू रिटर्न द बुक विच यू गेव मी। तो भाई विच यू गेव मी को मैंने स्किप कर दिया, क्यों? क्योंकि भाई ये अंडरस्टूड है, और फिर मैंने लिख दिया टू यू, आई हैव टू रिटर्न द बुक टू यू। तो आई होप ये बात यूज हो समझ में आ गई होगी। इस पूरी की पूरी बात को ना आप अपने पूरे आर्टिकल्स में यूज जरूर करना इस बात को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ही कम जगह देखने को मिलती है। दूसरी चीज यहीं पे मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, याद रखिएगा, आर्टिकल्स को एक चीज और रिप्लेस कर सकता है। रिप्लेस क्या कर सकता है सर? पोजेसिव एडजेक्टिव। मैं यहां पे कह सकता हूं आई हैव टू रिटर्न योर बुक, योर बुक कह सकता हूं ना, बिल्कुल कह सकता हूं सर। मैं यहां पे योर बुक भी बोल सकता हूं, लेकिन योर द बुक नहीं बोल सकता, ये बात याद रखिएगा। इसका मतलब क्या सर? आर्टिकल्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय पोजेसिव एडजेक्टिव। और पोजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। तो इफ देयर विल बी एनी ऑप्शंस बिटवीन, इफ यू हैव टू चूज बिटवीन दीज टू ऑप्शंस, देन यू हैव टू चूज आइदर वन। इन दोनों में से किसी एक को ही चूज करना पड़ेगा। यू डोंट हैव टू चूज बोथ द थिंग्स, यू कांट यूज बोथ द थिंग्स विथ सिंगुलर नाउन। ओके, सो अगर नाउन है तो नाउन के पहले आपको या तो आर्टिकल्स लगा लो, या तो क्या लगा लो सर? या तो लगा लो पोजेसिव एडजेक्टिव। और पोजेसिव एडजेक्टिव आप सब लोगों ने पढ़ा है, आपका होता है माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। याद रखिएगा। तो नाउन के पहले या तो ये आएगा या तो ये आएगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा। ये आएगा तो ये नहीं, और ये आएगा तो ये नहीं। ये बात मेरी याद रखिएगा, और यहीं तक हम लोग समझते हैं। ठीक है, इस बात को समझ लिया हम लोग ने। अब आते हैं हम लोग डेफिनिट आर्टिकल यानी कि द पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग डेफिनिट आर्टिकल द की शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहले डेफिनिट आर्टिकल द है ना। चलो, डेफिनिट आर्टिकल, DEFINIT, डेफिनिट आर्टिकल। जल्दी से इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। और आर्टिकल होता है द। ठीक है, याद रखना। अब द का उच्चारण क्या होता है? याद रखिएगा, द का पहला उच्चारण होता है सर द भी होता है, और हमारा द का दी भी होता है, दी। ठीक है, दी। द बोल रहे हैं तो द आ रहा है द, लेकिन दी बोल रहे हैं तो ई साउंड आ रहा है। तो याद रखिएगा, ई साउंड आ रहा है तो याद रखना क्या है? देखो, हमारा द कब बोलेंगे? जब हमारा यहां पे कोई भी वर्ड हो वो अपना वॉवल साउंड वाला हो। हिंदी का वॉवल साउंड हो, हिंदी का वॉवल साउंड हो तो द बोलना। और अगर हिंदी का कॉन्सोनेंट साउंड हो तो आपको बोलना पड़ेगा दी। यही दिक्कत होती है कि इसमें तुरंत हर एक चीज में डर जाता है। हिंदी का कॉन्सोनेंट साउंड, NANT, कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, जैसे मैंने बोला द एंड या दी एंड, तो आप बोलोगे सर द एंड, ए आ रहा है तो एंड। लेकिन मैं बोलूंगा द बुक या दी बुक, तो बोलोगे आप दी बुक। ठीक है, you have to return the book। चलो भाई, इस चीज को हम लोग ने समझ लिया, ये बहुत छोटी सी बात थी। आगे देखते हैं, अब एक एक करके इस डेफिनेट आर्टिकल के भी हम लोग पॉइंट्स को देखते हैं। चलो, सबसे पहले ये जो डेफिनेट आर्टिकल कहाँ लगता है, ये हम लोग ने समझ लिया कि जहां पे स्पीकर और लिसनर दोनों नोन है, उनके लिए हम लोग यूज करते हैं अपना द। ठीक है, एक बात और हमारी मिस हो गई है, रुको मैं इस बात को भी आपको बता ही देता हूं। चलो, या एक सेकेंड रुक जाओ। जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा, इस फर्स्ट पॉइंट में ही मैं आप लोगों को कुछ बात और भी बता देता हूं। देखो भाई, ये जो आर्टिकल है हमारा ए और एन, इसका एक और जगह के भी यूज हो जाता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। कभी कभी कुछ अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, उनके लिए भी हमारा आर्टिकल ये यूज हो जाता है ए और एन। मैं भी इसको भी बता देता हूं। देखो भाई, 13 पॉइंट है ना। चलो, जैसे कि मैंने कहा आई हैव अ गुड नॉलेज
I have a good knowledge, KNOWLEDGE, knowledge of English. I have a good knowledge of mathematics. I have a good knowledge of physics. तो ये देखो यहाँ पे मैंने knowledge कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, good क्या है, एडजेक्टिव, और इसके पहले मैंने आर्टिकल लिखा जो कि बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा कहीं कहीं पे कुछ यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन भी होते हैं जिनके पहले एडजेक्टिव आता है और उसके पहले हम आर्टिकल लगा लेते हैं ए और एन, ये चीजें याद रखिएगा। और वो लिमिटेड होता है, बहुत ही लिमिटेड होता है, लेकिन ये कब होता है, जब अनकाउंटेबल नाउन को आपका क्या किया जाए, स्पेसिफाई किया जाए। भाई अनकाउंटेबल नाउन को क्या किया जाए, स्पेसिफिक किया जाए, स्पेसिफिक। भाई देखो स्पेसिफिक कैसे हुआ, नॉलेज, लेकिन किस चीज का, इंग्लिश का, तो हमारा हो गया क्या, स्पेसिफिक। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो भाई। देखो मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, मैंने बोला एवरीवन वांट्स टू लिव, एवरीवन वांट्स टू लिव अ रिच लाइफ। अब देखो लाइफ कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन उसके पहले एडजेक्टिव आया और एडजेक्टिव के पहले हमने क्या लगा दिया, आर्टिकल अ लगा दिया, जो कि यहां पे ठीक है। ठीक है, तो यहां पे भी हमारा लग जाएगा। चलो, तो ये दो पॉइंट्स है, एक दो पॉइंट्स हैं जो कि आपको जानना जरूरी था। मैंने आपको बता दिया कि कल को ये दिखे तो आप ये मत कहना कि सर ने नहीं पढ़ाया। सर ने सब कुछ पढ़ाया है, डिटेल में पढ़ाया है, और जहां एक्सेप्शंस है उनको भी बताया है। ठीक, तो ये चीजें याद रखिएगा। कभी कभी और लिमिटेड अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिनके साथ आर्टिकल ए और एन लग जाता है, लेकिन उस अनकाउंटेबल नाउन के पहले कोई ना कोई एडजेक्टिव होना कंपलसरी है, ये बात भी याद रखिएगा। अनकाउंटेबल नाउन तो ठीक है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव भी होना चाहिए ताकि इस अनकाउंटेबल नाउन की कोई विशेषता बताई जा सके, और उसके पहले आर्टिकल ए और एन लग जाता है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड जगह होता है, और उसका मैंने एक दो एग्जांपल्स दे दिया आपका। ठीक है, चलो भाई अब हम लोग आगे आ जाते हैं फिर से अपने आर्टिकल डेफिनेट पे, द पे। चलो भाई, सबसे पहले कुछ लोग कहते हैं कि सर अपना इस पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं, इनके फर्स्ट पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। देखो भाई, पहले मैंने आपसे बोला कि आप मुझे ये बताओ कि टेलीविजन के साथ मैं कौन सा आर्टिकल लगाऊं, अपना रेडियो के साथ कौन सा आर्टिकल लगाऊं। तो भाई देखो, फोन के साथ में कौन सा आर्टिकल लगाऊं, तो याद रखना जितने भी आपके साइंटिफिक इन्वेंशंस होते हैं उनके साथ आर्टिकल द लगता है। ये तो बिल्कुल ठीक है, मैं मान लेता हूं, लेकिन हर जगह पे द नहीं लगता। जहां जैसे रिक्वायरमेंट होगी, जहां जैसा जरूरत होगा, वहां पे हम लोग द लगाते हैं और वहां पे ए और एन भी लगाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला कि माई फादर सेड टू मी, पहले तो पहला पॉइंट हमारा साइंटिफिक इन्वेंशन, SCIENTIFIC, साइंटिफिक इन्वेंशंस। देखो भाई, ए एन भी लगता है, द भी लगता रहता है, इसको दोनों को समझिएगा। मैंने एग्जांपल दे रहा हूं आपके सामने। मैंने एग्जांपल दिया, माई फादर FATHER, माई फादर आस्क्ड मी टू स्विच SWIT, अच्छा सही था स्पेलिंग, स्विच ऑफ डैश टेलीविजन। ठीक है, टेलीविजन। चलो भाई, अब दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहीं पे, माई फ्रेंड asked the shopkeeper to switch on dash television, ठीक है। देखो भाई, बहुत अच्छा सा सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है और समझने वाली बात है। देखो भाई, माई फ्रेंड आस्क्ड मी टू स्विच ऑफ डैश टेलीविजन। एक बात बताओ, घर में हमारे एक ही टीवी होता है, हम सब लोग उस टीवी को साथ में मिलकर ही देखते हैं, ज्यादातर जगह यही होता है। हाँ, ये अलग अलग बात है कि आज के टाइम में हर कमरे में टीवी हो जाता है, लेकिन ये नहीं, एक नॉर्मल सेंस में देखा जाए तो मेरे फादर ने बोला कि भाई टेलीविजन को क्या कर दो, ऑफ कर दो। तो एक बात बताओ, वो टेलीविजन तो डेफिनेट है ना कि भाई मेरे पिताजी सारे टेलीविजन को बंद करने के लिए नहीं कहेंगे, और इनफैक्ट सारा टेलीविजन ऑन भी नहीं होगा। मेरे फादर उसी टेलीविजन को बंद करने के लिए कहेंगे जो उनके सामने होगा, जिसको वो बंद करना चाहते होंगे, जो ऑन होगा, यही ना। तो इसलिए ये टेलीविजन यहां पे क्या है सर, ये डेफिनेट है। और याद रखना, ये स्पीकर के लिए भी नोन है, लिसनर के लिए भी नोन है, और नोन है तो फिर हमारे इसके साथ क्या लगेगा, द लग जाएगा। लेकिन अगला सवाल देखो, माई फ्रेंड आस्क्ड द शॉपकीपर
अब मैं दुकान में गया, मैं अपने दोस्त के साथ दुकान में गया, सारी टीवियां रखी हुई थी, सारी टीवी बंद थे, लेकिन ठीक है। तो अब मेरा फ्रेंड ने दुकान से बोला कि भैया कोई एक टीवी तो ऑन करिए, कोई एक टीवी तो ऑन करिए। अब कोई एक टीवी तो ऑन करिए ये नहीं बोलेगा, या फिर वो ये कहेगा कोई सर टीवी ऑन करिए। टीवी ऑन करने का मतलब ये है, या टीवी ऑफ करने का मतलब ये है कि पर्टिकुलरली वही वाला, लेकिन कोई भी तो एक टीवी ऑन करिए। तो इसलिए यहाँ पे वो टीवी की क्वालिटी देखना चाहता था, इसलिए यहाँ पे ये क्या है, इनडेफिनिट है। ये कोई भी टीवी की बात कर रहा है और कोई भी टीवी की बात कर रहा है तो अ लग जाएगा। स्विच ऑन अ टेलीविजन, कोई भी एक टेलीविजन, और अ का मतलब एनी टेलीविजन, यही ना होगा। तो बस यही बात को याद रखिएगा, इस चीज को यूज करना आपके अपने लाइफ में, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट देखो, तो याद रखना एंड साइंटिफिक इन्वेंशन, जैसे कि हो गया आपका क्या सैंपल ले लेते हैं। मैंने जैसे इन्वेंशन के लिए रेफ्रिजरेटर ले लिया, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। मैंने रेडियो ले लिया, RADIO, रेडियो ले लिया। अब बोल रही है मम्मी बेटा रेडियो ऑन करके जाओ, रेडियो ऑन करके जाओ। तो रेडियो भाई डेफिनेट है यार, उस किस रेडियो की बात हो रही है, इसीलिए इन सब के साथ आर्टिकल द लग जाता है, ए और एन नहीं लगता। ज्यादातर में साइंटिफिक इन्वेंशन के साथ आर्टिकल द लगता है, क्यों? क्योंकि वो डेफिनेट होता है, स्पीकर और लिसनर के लिए दोनों के लिए नोन होता है, इसलिए द लगता है। और इसी तरीके से कई किताबों में ये बात लिख दी जाती है कि साइंटिफिक इन्वेंशन के साथ द का प्रयोग करें, लेकिन ये हर जगह नहीं होता। मैंने एक्सेप्शन ले लिया, एक्सेप्शन नहीं, मैंने लॉजिक और मैंने पॉइंट बताए आपको, फैक्ट बताए आपको कि कहां लगता है कहां नहीं लगता है, ठीक है। अब मम्मी बोल रही है जाओ रेफ्रिजरेटर में से बाउल निकाल के लाओ, बाउल कटोरा निकाल के लाओ। तो भैया रेफ्रिजरेटर तो फिक्स है ना, हमारे घर में तो भैया एक ही रेफ्रिजरेटर है, तो अब तो मैं उसी में से जाऊंगा ना, पड़ोस के घर से थोड़ी ना मैं निकाल के लेके आऊंगा। तो ये बात को समझिए, इस बात को समझिए क्या कहना चाह रहा है। तो याद रखिए इन साइंटिफिक इन्वेंशन के साथ भी हमारा आर्टिकल द ही लग जाता है ये, लेकिन हर कहीं पे लागू नहीं होता, ऐसा एक्सेप्शन, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आई होप। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट क्या है आपका कि नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स, BODY बॉडी पार्ट्स, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं ना बच्चे, उनके साथ भी हमारा आर्टिकल लग जाता है, और हाँ एक बात और, ये बात याद रखना, अगर वो बॉडी पार्ट्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय माई या फिर आर या फिर कोई पोजेसिव एडजेक्टिव, तभी आर्टिकल द लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। ये बात को याद रखिएगा, समझ में आया मेरी बात? जैसे मैं बोला, मैंने एग्जांपल बोला, याद रखना, मैं फिर से इसको समझा देता हूं कि अगर कोई बॉडी पार्ट्स है, उसके पहले अगर पोजेसिव एडजेक्टिव लग सकता है तो पोजेसिव एडजेक्टिव की जगह हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं द, बस यही बात याद रखिएगा, अन्यथा नहीं लगेगा। तो या तो ये यूज करिए और ये नहीं तो ये यूज करिए, लेकिन अगर पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं लग पा रहा है वहां पे तो आर्टिकल द भी नहीं लगेगा, ये बात याद रखिएगा। समझ में आ रही बात? अगर ये नहीं लग पा रहा है तो ये भी नहीं लगेगा, ये बात याद रखिएगा मेरी बात। अब मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं, जरा एग्जांपल को गौर से सुनिएगा, समझिएगा। मैंने लिखा यू हैव, चलो मैंने लिखा योर आईज, या I just love your eyes, ठीक है। चलो अब यहीं पे मैं योर की जगह द भी बोल सकता हूं, आई जस्ट लव द आईज। अब मैं किसी को देख के बोल रहा हूं आई जस्ट लव द आईज, तो यहां पे सामने वाले की, ये अंडरस्टूड है कि मैं सामने वाले की ही बात कर रहा हूं, समझ में आ रही बात? तो यहां पे ये भी लगा रहे हो तो ये मत लगाना, और अगर ये लगा रहे हो तो ये मत लगाना। लेकिन एक और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, अब इस बात को समझिएगा। मैंने लिखा लीवर is the largest organ, लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी, ठीक है। तो अब यहां पे मैं क्या लिखूं? क्या यहां पे मैं माई लीवर बोलूं या योर लीवर बोलूं या द लीवर बोलूं? तो भाई ये तो हर किसी की बॉडी में होता है, तो यहां माई, आवर, योर ये तो लगेगा ही नहीं, और अगर ये नहीं लगेगा तो आर्टिकल द भी नहीं लगेगा। ये बात याद रखिएगा, आर्टिकल द भी नहीं लगेगा क्योंकि पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं लग रहा है। पोजेसिव एडजेक्टिव लगा तो आर्टिकल द लगेगा, पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं लगेगा तो आर्टिकल द नहीं लगेगा,
किसके साथ, बॉडी पार्ट्स के साथ। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी और वाकई में बहुत डीप में समझा रहा हूं चीजों को, याद रखिएगा, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, समझ में आ जाना चाहिए आपको मेरी बात, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, आई होप ये बात ये आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट्स पे आ जाते हैं, अगला पॉइंट्स को देखते हैं, ठीक है। चलो भाई देखो, चलिए अब ये आर्टिकल द जो है, हम लोग ने क्या क्या देख लिया, हम लोग ने देख लिया साइंटिफिक इन्वेंशंस, हम लोग ने देख लिया नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स, ये 2 पॉइंट्स हम लोग ने देख लिए। चलो इसके आगे देखो, थर्ड पॉइंट है नेम ऑफ हेवनली बॉडीज, नेम ऑफ हेवनली बॉडीज, HEAVENLY, हेवनली बॉडी। अब जो हेवनली बॉडीज होती हैं उनके साथ भी हमारा आर्टिकल द लग जाता है। जैसे कि आपने एग्जांपल ले लिया सर, द सन, द सन, द सन, द मून, द मून, चलिए द यूनिवर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। चलो तो ये बात बहुत इजी था इसलिए मैंने डीपली नहीं समझाया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेम ऑफ बुक्स, बुक्स और न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, PAPER, न्यूज़पेपर्स, ठीक है। अब इसको समझिएगा, जैसे मैंने लिखा एक बुक्स, द ग्रेट एक्सपेक्टेशन, द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, आपको पता है ये बुक है, एक नॉवेल है, द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, इनके साथ भी लगेगा। तो बुक्स के साथ कभी कभी लग जाता है, आप लोग ने देखा है, कभी कभी नहीं लगता है, जहां जरूरत है वहां लगा होगा, जहां जरूरत नहीं है तो वहां नहीं लगेगा, ठीक है। द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हो गया, और न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, द हिंदू। तो ये सारे हमारे न्यूज़पेपर हैं, और मैगजीन्स, मैगजीन्स के साथ भी कभी कभी लग जाता है जहां रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा। और कहां लगता है हमारा, देखो नेम ऑफ डायरेक्शंस, डायरेक्शंस। देखो भाई जो जो पॉइंट्स मुझे याद आ रहा है वो सब मैं आपके सामने लिखता हुआ चल रहा हूं, डायरेक्शंस। लेकिन याद रखिए डायरेक्शंस भी जो होते हैं ना वो 2 प्रकार के होते हैं। आपके जो डायरेक्शंस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मेजर डायरेक्शन, मेजर डायरेक्शन, और मेजर डायरेक्शंस में कौन कौन से होते हैं भाई, सिर्फ 4 होते हैं, यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये 4 मेजर डायरेक्शन होते हैं। तो आपको याद रखना है कि इन मेजर डायरेक्शन से पहले आपको आर्टिकल द लगाना ही पड़ेगा हमेशा। लेकिन अगर आपको सब मेजर डायरेक्शन दिख जाए, सब मेजर डायरेक्शन दिख जाए, सब मेजर डायरेक्शन दिख जाए, तो भैया मत लगाना, भूल से भी मत लगाना। रीजन भी मैं बताऊंगा भाई। देखो अपना काम है सब कुछ के रीजन के साथ चीजों को समझोगे ना तो रटना नहीं पड़ेगा, सिंपल सी बात है। जैसे कि आपके सब मेजर डायरेक्शंस कौन कौन से होते हैं, जैसे आपने बोल दिया नॉर्थ, नॉर्थ आपका हो गया मान लो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट आपका हो गया साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट एटसेट्रा। इसके अलावा आपको ईस्टर्न दिख जाए, ईस्टर्न, वेस्टर्न, वेस्टर्न आपको। इसके अलावा अगर यही डायरेक्शन किसी और के साथ दिख जाए, जैसे मैंने बोला नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ के साथ लगा हुआ अमेरिका दिख गया, तो भैया इन सब के साथ मत लगा देना भूल से भी, तो इन सब के साथ नहीं लगेगा, ठीक है। ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। एग्जांपल देख लो भाई, देखो मैंने लिखा आपके सामने द अर्थ EARTH, अर्थ रिवॉल्व्स REVOLVES। देखो भाई अर्थ क्या है, अर्थ भी तो एक हेवनली बॉडी है, इसलिए इसके साथ भी लग गया आपका द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड। देखो भाई राउंड होता है कि अराउंड होता है, ये मैं प्रीपोजिशन में बताऊंगा क्यों होता है, लेकिन इतना जान जाओ राउंड होता है, अराउंड नहीं होता। बुक्स में हमारे गलत दिया होता है, ठीक है। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड, राउंड क्या, द सन, राउंड द सन, ठीक है। The sun rises in the east, ये सब तो बात आपको पता होगा, in the east, ठीक है। He lives in a
इन अ साउथ वेस्ट, he lives in a southern 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 state STATE। अब देखो भाई यहां पे मैंने आर्टिकल ए क्यों लिखा, क्योंकि भाई स्टेट क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और स्टेट के पहले ये साउदर्न आया, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और इसके पहले आर्टिकल ए और एन तो लगता है, ये तो हम लोग ने शुरू से ही पढ़ा है, तो यहां पे अ लग जाएगा, ठीक है, लेकिन द नहीं लगेगा। चलिए भाई, और हम लोग एक और एग्जांपल ले लो, मैंने लिखा नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका भी तो हो जाएगा, है ना, तो उसके साथ भी आपका लग जाएगा नॉर्थ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका वैसे असल में क्या है सर, असल में तो ये एक कंट्री है। तो अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट होगा कंट्री के बारे में। तो ये आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए भाई 3 पॉइंट्स हो गया हमारा, 3 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स हो गया, चलो वेरी गुड। 5वां के बाद हम लोग 6वां पॉइंट देख लेते हैं। 6वां क्या है, देखो 6 पॉइंट क्या है आपका, 6 पॉइंट है नेम ऑफ कंट्रीज, नेम ऑफ कंट्रीज, COUNTRIES कंट्रीज। चलो भाई, अब कंट्रीज के साथ याद रखिएगा, कंट्रीज के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लगता, ये बात मेरी याद रखिएगा। तो कंट्रीज के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लगता, COUNTRIES कंट्रीज के साथ कभी भी, या कंट्री ही लिखता हूं, कंट्रीज नहीं, कंट्री के साथ कभी भी आर्टिकल द नहीं लगेगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कह रहे हो सर, अगर आप कह रहे हो एक्सेप्शन, इसका एक्सेप्शन कह लो, चाहे आपका एग्जांपल कह लो, द USA, तो यहां पे USA के साथ द लगा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई देखो USA, अगर मैं खाली अमेरिका बोलता तो अमेरिका भी एक कंट्री है, लेकिन USA क्या है सर, ये पूरे आपका स्टेट्स का, छोटे छोटे स्टेट्स का कलेक्शन है, ये कलेक्टिव नाउन बन गया, और कलेक्टिव नाउन बन गया तो इसीलिए इसके साथ हमारा क्या लगा है, आर्टिकल द लगा है, ठीक है। द USA, द UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसके साथ भी द लग जाता है। क्यों द लग जाता है, क्योंकि भाई साहब ये क्या है, ये आपका जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अरब के जितने छोटे मोटे कंट्रीज है उन सबको मिला के एक बनाया गया है, और इसीलिए इसके साथ द लगा दिया गया, ठीक है। इसके अलावा द वेस्ट इंडीज, सर ये क्या हो रहा है, तो भैया ये एक आपका क्या है, कंट्री तो है, लेकिन कंट्री से पहले ये छोटे छोटे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स थे, और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ भी हमारा आर्टिकल द लगता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे द वेस्ट इंडीज हो रहा है, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इस बात को समझिएगा ध्यान से, ठीक है। चलो भाई, तो कंट्रीज में यहां पे लग जा रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखो 6th के बाद आ गया हमारा 7th पॉइंट, नेम ऑफ डिजीज, नेम ऑफ डिजीज, DISEASE, डिजीजेस। याद रखना डिजीजेस के साथ भी आर्टिकल लगता है कि नहीं, तो इसी को देखना है, DISEASES, डिजीजेस के साथ आर्टिकल द लगता है कि नहीं, इसी बात को देखना है। तो याद रखना आर्टिकल द नहीं लगता सर, डिजीजेस के साथ आर्टिकल द नहीं लगता, लेकिन कुछ अपवाद है जहां पे लगता है, एक्सेप्शन, इन एक्सेप्शन को पढ़ लेना, मेरी बात याद रखिएगा। तो हमारा एक्सेप्शन क्या क्या है, देखो भाई, एक्सेप्शन है द मिजल्स, MEASLES, मिजल्स, ठीक है। चलो द मम्स, MUMPS, चलो द मिजल्स, द मम्स, और बताइए भाई, देखो द रिकेट्स, एक डिजीज है आपका द रिकेट्स, ठीक है, इसके साथ भी आपका आर्टिकल द लगता है। और क्या हो जाएगा आपका फ्लू, द फ्लू, और एक लास्ट है द प्लॉग, FLU, और एक लास्ट है द प्लॉग, PLAGUE। ये के 5 एक्सेप्शन है जहां पे आपका डिजीजेस के साथ आर्टिकल द लगेगा, इनको याद रखिएगा, ठीक है। ये बात जरूर याद रखना भाई, ये एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन अपवाद में एग्जाम में जरूर दिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, 8 पॉइंट। चलिए भाई, अब देखो ये अब जो पॉइंट मैं आपको समझाने जा रहा हूं बहुत इजी है, इसको लेकिन समझना भाई, जरूर से समझिएगा। अगर कोई नेशनैलिटी की बात करे, नेशनैलिटी, जैसे मैंने एक छोटा सा पॉइंट लिखा, कंट्री, COUNTRY, कंट्री है, अब वहां का कोई ना कोई नेशनैलिटी होगा, वहां पे लोगों को क्या कहा जाता होगा, नेशनैलिटी, और वहां का कोई एक लैंग्वेज होगा, यानी कि भाषा, ठीक है। अब इन्हीं को समझना है। देखो अगर हमारा
मान लो कंट्री है कोई चाइना, CHINA, चाइना, तो वहां लोगों को क्या कहेंगे सर? वहां के लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? चाइनीज। और वहां का लैंग्वेज क्या है सर? लैंग्वेज भी हमारा है चाइनीज। ठीक है, हमने बोला अमेरिका, चलो अमेरिका छोड़ो, अमेरिका छोड़ो अभी, देखो हमने लिख दिया रशिया, RUSSIA, रशिया। वहां के लोगों को क्या कहेंगे? रशियन कहेंगे, रशियन। और वहां की भाषा को क्या कहेंगे? रशियन, रशियन लैंग्वेज। ठीक है, मैंने कहा फ्रांस, FRANC, फ्रांस। फ्रांस के लोगों को क्या कहेंगे? फ्रेंच कहेंगे, उन लोगों को कहेंगे फ्रेंच। और वहां की भाषा को क्या कहेंगे सर? भाषा को भी हम लोग कहते हैं फ्रेंच। ठीक है, एक लास्ट ले लो, इंग्लिश, अंग्रेज, अंग्रेजों को क्या कहते हैं भाई? इंग्लिश, इंग्लैंड, इंग्लैंड कह लो, चाहे यूके कह लो, वहां के लोगों को क्या कहेंगे? वहां के लोगों को कहेंगे इंग्लिश। याद रखिएगा, उन लोगों को इंग्लिश कहा जाता है। ही इज इंग्लिश, ही इज एन इंग्लिश। इसका मतलब यह है एक अंग्रेज। ठीक है, और अंग्रेज मतलब क्या? अंग्रेज, देखो भाई कोई भी फॉरेनर्स अंग्रेज हो जाते हैं, लेकिन अगर मैं अंग्रेज कह रहा हूं तो भाई यहां पे वो सेंस हो जाएगा कि ये आपका यूके का रहने वाला है। ठीक है, इंग्लैंड का। और यहां पे इंग्लिश नेशनैलिटी हो गई, और वहां की भाषा भी तो इंग्लिश है। याद रखिएगा, भाषा भी तो इंग्लिश है ना? हाँ, तो अब हमको यहां पे क्या पढ़ना है सर? यहां पे पढ़ना आपको ये है कि यहां पे कहां पे क्या यूज होगा। देखना भाई, कंट्री के साथ तो नहीं लगता, कंट्री के साथ तो आर्टिकल द हमारा नहीं लगता। याद रखना, अगर नेशनैलिटी की बात आ जाए तो नेशनैलिटी के लिए आर्टिकल द लगेगा। वहां के लोगों की बात कर रहा होगा तो आर्टिकल द लगेगा, लेकिन अगर वहां के भाषा की बात कर रहा होगा तो आर्टिकल द नहीं कर लगेगा। ठीक है, अगर वहां के भाषा की बात कर रहा होगा तो आर्टिकल द नहीं लगेगा, यह बात याद रखिएगा। ठीक है, चलो अब इस बात को समझो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने लिखा French, the French या the English has been taken from the Roman, जो रोम लोग, रोम होता है ना, रोम एक कंट्री है, वहां के लोगों को रोमन कहते हैं, और वहां का लैंग्वेज भी रोमन है। ठीक है, और ये इंग्लिश भाषा भी आपकी रोमन लिपि से ही आई हुई है। इंग्लिश भाषा भी आपकी रोमन लिपि से ही आई हुई है। तो अब इस क्वेश्चन में हम लोग ने क्या देखा? ये सारी चीजें देखा। अब देखो, ये इंग्लिश हैज बीन टेकन फ्रॉम द रोमन, तो यहां इंग्लिश के लोगों की बात नहीं हो रही, नेशनैलिटी की बात नहीं हो रही, यहां लैंग्वेज की बात हो रही है कि इंग्लिश भाषा जो है वो बहुत सारा रोमन भाषा से लिया गया है। तो इसीलिए यहां पे आपका आर्टिकल द जो लगा हुआ है ना, ये नहीं लगेगा। आर्टिकल द न तो यहां लगेगा, न तो आर्टिकल द यहां लगेगा। ठीक है, चलो, लेकिन एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने एक और एग्जांपल ले लिया आपके सामने। मैंने लिखा द, या फिर हटा दो, या चलो रहने दो उसको, चलो मैं हटा ही देता हूं। फ्रेंच, मैंने सीधे लिखा फ्रेंच रिवोल्टेड अगेंस्ट AGAINST, अगेंस्ट द इंग्लिश। तो अब यहां पे फ्रेंच लोगों की बात हो रही है और यहां पे अंग्रेज लोगों की बात हो रही है। तो भाई लोगों की बात हो रही है, नेशनैलिटी की बात हो रही है, तो आपको यहां पे द लगाना पड़ेगा, और यहां वाला भी द बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई होप ये बात मेरी समझ में आ गई होगी, कंट्री, नेशनैलिटी और लैंग्वेज के बीच का पॉइंट। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आ गई ना। चलो भाई आगे देखते हैं, आगे अगला पॉइंट देख लेते हैं। ये कौन सा पॉइंट था हमारा सर? ये पॉइंट था हमारा 8वां पॉइंट। ठीक है, 8th पॉइंट हो गया हमारा, 8 पॉइंट। 9th पॉइंट को देखो, 9th पॉइंट क्या है सर? 9th पॉइंट को समझना पड़ेगा आपको। देखो, चलो 9th पॉइंट को मैं आपको थोड़ा सा अब लिखूंगा नहीं, थोड़ा सा समझा दूंगा बोर्ड इसके माध्यम से। यही तो सबसे अच्छा है डिजिटल बोर्ड का फायदा है, कुछ चीज़ें हम लोग बिना लिखे भी काम चल जाता है। चलिए देखिए, देखो भाई 9th पॉइंट है आपका, इसको 9th पॉइंट मान लेना।
इसको आप लोग 9th पॉइंट मान लेना, दिस इज 9th पॉइंट। और 9th पॉइंट है कुछ हिस्टोरिकल चीजों के बारे में जो आपके फेमस है। मैंने बोला रेड फोर्ट, भैया रेड फोर्ट अगर मैंने बोला तो रेड फोर्ट मेरे लिए भी नोन है, आपके लिए भी नोन है, हम दोनों के लिए नोन है, तो क्या ये डेफिनेट हुआ, डेफिनेट हुआ, तो आर्टिकल द लगेगा। तो याद रखना हिस्टोरिकल प्लेसेस भी जितने भी आपके हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस जैसे कि रेड फोर्ट, ताज, ओल्ड फोर्ट, ठीक, इन सब के साथ आर्टिकल द लग जाएगा, इन सब के साथ आर्टिकल द लग जाएगा। लेकिन मैंने लिखा जय सिंह पैलेस, कुतुब मीनार, शिवाजी स्टेडियम, विक्टोरिया पैलेस, तो भैया देखो यहां पे क्या द लगेगा, द जय सिंह पैलेस, द कुतुब मीनार, क्या यहां द लगेगा, द शिवाजी स्टेडियम, क्या यहां द लगेगा, और द विक्टोरिया पैलेस, क्या यहां द लगेगा। तो याद रखना नहीं, नहीं, नहीं और नहीं। क्यों, मैं रीजन बता रहा हूं थोड़ी देर में। मूवमेंट, जितने भी मूवमेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट, भाई आप भी जानते हो क्या हुआ था, मैं भी जानता हूं 1942 में क्या हुआ था, तो भाई इसके लिए यहां पे द लगा दिया। चिपको मूवमेंट, आप भी जानते हो क्या हुआ था चिपको मूवमेंट में, मैं भी जानता हूं चिपको मूवमेंट में क्या हुआ था, इसलिए भाई ये दोनों लोग के लिए नोन है तो द लग गया। द एसएससी स्कैम, भाई 2-3 साल से यही तो चल रहा है मार्केट में, है ना, तो ये हम सब जानते हैं। और सत्याग्रह, ये भी हम लोग जानते हैं, इसलिए द लगा हुआ है यहाँ पे भी, तो इसलिए यहाँ पे लगा हुआ है। रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, भाई सब लोग जानते हैं, इसलिए देखो द लगा हुआ है इन सब के साथ, ठीक है। तो ये पॉइंट जो हिस्टोरिकल पॉइंट्स के अंतर्गत ये 4 पॉइंट है, इंसिडेंट, दांडी मार्च, चौरी चौरा इंसिडेंट, तो ये सब हम लोग जानते हैं, इसलिए इन सब के साथ आर्टिकल द लगा है। लेकिन जय सिंह के साथ क्यों नहीं लगा, कुतुब मीनार के साथ क्यों नहीं लगा, शिवाजी के साथ क्यों नहीं लगा, विक्टोरिया के साथ क्यों नहीं लगा, तो अब इसका रीजन सुनिएगा भाई। देखो भाई, इसका रीजन साफ है कि याद रखना कि किसी के नाम के नेम ऑफ पर्सन या फिर नेम ऑफ प्लेस, किसी पर्सन या किसी प्लेस के नाम पे कोई चीज अगर रखी गई हो, किसी जगह का नाम रखा गया हो, किसी पर्सन या किसी प्लेस के नाम पे किसी बिल्डिंग का नाम रखा गया हो, किसी भी चीज का नाम रखा गया हो, तो उसके पहले अगर आर्टिकल द नहीं लगेगा, उसके पहले जो आर्टिकल द है वो नहीं लगेगा, ये बात याद रखिएगा भाई। देखो जय सिंह पैलेस जो था वो क्या नाम था उसका, जय सिंह, तो हमारा द कटेगा। अगर कुतुब मीनार किसने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पे कुतुब मीनार रखवाया, इसलिए यहाँ पे द नहीं लगेगा। शिवाजी स्टेडियम, भाई ये स्टेडियम है लेकिन किसके नाम पे रखा गया, शिवाजी के नाम पे, इसलिए द नहीं लगेगा। विक्टोरिया पैलेस, जो पैलेस था वो किसके नाम पे था, विक्टोरिया महारानी के नाम पे था, इसलिए उसके आगे द नहीं लगेगा। अभी जो दिल्ली में जो आपका स्टेडियम है उसका नाम क्या था भाई, दिल्ली का स्टेडियम का नाम क्या था, क्या नाम है दिल्ली में स्टेडियम का, नहीं पता होना चाहिए। क्रिकेट ग्राउंड है ना दिल्ली में जहां मैच होता है, तो उसका नाम आप लोग का अरुण जेटली स्टेडियम, तो वहां पे उसको मैं द अरुण जेटली स्टेडियम नहीं बोलूंगा, क्योंकि अरुण जेटली किसी का नाम था और उनके नाम पे वो स्टेडियम का नाम रखा गया, इसलिए द अरुण जेटली स्टेडियम नहीं होगा, सिर्फ अरुण जेटली स्टेडियम होगा, समझे। चलो भाई वेरी गुड। तो ये इसलिए ये याद रखिएगा, कभी भी किसी के नाम पे कोई बिल्डिंग हो, कोई प्लेस हो गया, कोई प्लेस के नाम पे, जैसे मैंने बोला दिल्ली एयरपोर्ट, भाई एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, तो भाई दिल्ली पे ही नाम पे ना वो एयरपोर्ट का नाम रखा गया है, तो आप कभी भी द दिल्ली एयरपोर्ट मत बोलना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो भाई, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, जियोग्राफिकल। अब देखो जियोग्राफिकल पॉइंट को समझते हैं, ये 9वां पॉइंट और ये 10वां पॉइंट। जियोग्राफिकल जैसे ओशंस हो, पैसिफिक, अटलांटिक, इन सब के साथ लगेगा, ठीक है, इन सब के साथ लगेगा। हाँ भाई इंडियन ओशन के साथ भी लगेगा, ये भी याद रखिएगा, इंडियन ओशन के साथ भी लग जाएगा, द लग जाएगा, यहाँ पे मिस हो गया था, लगेगा, ठीक है। रिवर्स, गंगा, यमुना, कावेरी, इन सब के साथ लगेगा। कॉन्टिनेंट्स, एशिया, यूरोप, सबके साथ लगेगा। माउंटेन रेंजेस, याद रखिएगा भाई, माउंटेन रेंजेस, पर्वतीय श्रृंखला के साथ भी हमारा आर्टिकल लगेगा, जैसे कि द हिमालयाज, द एंडीज, द अरावलीज। देखो भाई अरावली के साथ नहीं लगेगा, क्योंकि अरावली कोई माउंटेन रेंज नहीं है, मैं पहले बता देता हूं, अरावली आपका माउंटेन रेंज नहीं है, ठीक है, अरावली जो है वो माउंटेन रेंज नहीं है, मेरी बात फिर से सुन लीजिएगा। अच्छा मैंने पूछा माउंट एवरेस्ट, सर माउंट एवरेस्ट के साथ आर्टिकल द लगेगा, तो याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट के साथ भी आर्टिकल द नहीं लगेगा। मैं रीजन बता रहा हूं क्यों नहीं लगेगा। मैंने पूछा माउंट आबू के साथ आर्टिकल लगेगा, तो याद रखना भाई माउंट आबू के साथ भी आर्टिकल द नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा सर, इतना देर से बताइए। अब तो बिल्कुल अब बता रहा हूं, रीजन ये है क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट है और जो माउंट आबू है ना, ये एक पर्वतीय, देखो पर्वतीय श्रृंखला इतनी बड़ी हो सकती है, उनमें से किसी एक पर्वत की ऊंचाई का नाम रखा गया है, उस पर्वत की पीक का नाम रखा गया है, और
पीक का नाम रखा गया है तो वो अपने में एक यूनिक है, तो भाई उसके साथ आर्टिकल द लग जाएगा। इसके साथ आर्टिकल द नहीं लगेगा, सॉरी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये आप लिखेगा पीक, पीक ऑफ माउंटेन, पीक ऑफ माउंटेन, किसी एक माउंटेन का, पर्वत का एक पीक है। इसी तरीके से मैं पूछा K2 कंचनजंगा, इसके साथ द लगेगा? नहीं, ये पर्वतीय श्रृंखला नहीं है, ये एक सीरीज ऑफ माउंटेन्स नहीं है, ये एक लौता माउंटेन है आपका K2, इसलिए इसके साथ भी आपका नहीं लगेगा, इसके साथ भी आपका आर्टिकल नहीं लगेगा, K2 के साथ भी नहीं लगेगा, K2 के साथ भी नहीं लगेगा आर्टिकल, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है उनके साथ भी आर्टिकल द लगेगा, जैसे द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, द लक्षद्वीप, लक्षद्वीप क्या है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। इसी प्रकार मैंने आपको वेस्ट इंडीज भी बोला था, ये भी क्या है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। और इसके नीचे लिखा है एक सुमत्रा, एक सेकंड रुक जाइए मैं बता रहा हूं क्या लिखा है, सुमत्रा, देखो भाई सुमत्रा, सुमत्रा एंड जावा, एक ये दो पॉइंट है, ये दो नाम है, इसको भी सुन लो आप लोग, सुमत्रा एंड जावा मैंने नीचे लिखा हुआ है, इनके साथ आर्टिकल द नहीं लगता है। सुमत्रा और जावा, इनके साथ आर्टिकल द नहीं लगता। SU मैंने यहां पे लिख देता हूं, द सुमत्रा, SUMATRA, सुमत्रा और जावा, JAVA, ये दो छोटे छोटे आइलैंड है, ये एक आइलैंड का ही नाम है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड नहीं है। और अगर बच्चा ये ग्रुप ऑफ आइलैंड नहीं है तो इनके साथ भी द नहीं लगेगा, ये बात याद रखिएगा। ग्रुप ऑफ आइलैंड है तो द लगेगा, ग्रुप ऑफ आइलैंड नहीं है तो द नहीं लगेगा। और सुमत्रा और जावा ये हमारे इंडिया के छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे द्वीप हैं, ये आपका ग्रुप ऑफ आइलैंड नहीं है, इसलिए इनके साथ का आपका आर्टिकल नहीं लगेगा, ये बात याद रखिएगा। चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रिलीजियस, ये पॉइंट भाई याद रख लेना, बहुत अच्छा है। रिलीजियस, जितनी भी रिलीजियस धार्मिक चीजें हैं, कौन सा पॉइंट था आपका? 11वां पॉइंट, 11वां पॉइंट। देखो भाई, जैसे रिलीजियस किताब है, रामायण, कुरान, बाइबल, महाभारत, इन सब के साथ द लगेगा। रिलीजियस प्लेस है, अमरनाथ, मॉन्टेसरी, कॉन्ग्रेशन, इन सब के साथ द लगेगा। कोई रिलीजियस सिंबल है, ट्रिडेंट, स्वास्तिक, क्लब, क्लब मतलब डमरू, ट्रिडेंट, त्रिशूल, स्वास्तिक, आप सबको पता है स्वास्तिक क्या होता है, तो इन सब के साथ द लगेगा। कोई छोटा मोटा ग्रुप हो जैसे बजरंग दल, द लगेगा। शिवसेना, द लगेगा। RSS, ISS, ISIS, तो द लगेगा। और कोई कम्युनिटी है, ग्रुप छोटा होता है, कम्युनिटी बड़ा होता है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, तो ये हो गया द। और लास्ट में मैंने लिखा, अच्छा लास्ट में अब देखो भाई 12वां पॉइंट, ये रिलीजियस की बात हो गई। अब 12वां पॉइंट हमारा आ गया पॉलिटिकल, पॉलिटिकल की बात हो जाए, जैसे मैंने पॉलिटिकल की कोई किताब देखी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो भाई द लगा देना। प्रियम्बल, द लगा देना। IPC इंडियन पैनल कोड, द लगेगा, ठीक है। कोई रिलीजियस, कोई पॉलिटिकल प्लेस हो जाए जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या होता है भाई? ये बोला जाता है यूके में, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स हम लोग के यहाँ क्या बोला जाता है? लोकसभा, 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 हिंदी में तो लोकसभा बोलते हो ना, द लोकसभा, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट, द हाउस ऑफ कॉमन्स, सॉरी उल्टा हो गया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स मतलब हो गया राज्यसभा, 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 और हाउस ऑफ कॉमन्स हो गया लोकसभा, लोकसभा, ठीक है। चलो इसके साथ भी द लगेगा। कोई सिंबल हो, पॉलिटिकल सिंबल, जैसे ट्राई कलर, नेशनल एंथम, द यूनियन जैक, ये यूके का होता है सिंबल, तो इनके साथ भी द लगेगा। कोई ग्रुप हो जैसे ABVP ग्रुप, आपने सुना होगा, अखिल भारतीय विद्या परिषद ग्रुप, तो ये पॉलिटिकल ग्रुप है, आपके कॉलेजेस में आते हैं, इलेक्शंस कराते हैं, तो इनके साथ भी द लगेगा। NSUI, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, इसके साथ भी द लगेगा। कोई कम्युनिटी या फिर बड़ी पार्टी हो, लेकिन कैसी? पॉलिटिकल, तो उसके साथ भी द लगेगा, जैसे द BJP, द आम आदमी पार्टी AAP, और द INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इन सब के साथ हमारा आर्टिकल द लग जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। 12 पॉइंट्स हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। चलो भाई, चलिए इसी तरीके से जो जो भी चीजें हैं अपने में है यूनिक, उन सब के साथ लग जाएगा, ठीक है। चलो 13वां पॉइंट देखते हैं। तो याद रखना, नेम ऑफ डेजर्ट आ जाए, डेजर्ट भी आ जाए, नेम ऑफ कैनल्स भी आ जाए, स्विस कैनल, द स्विस कैनल, ठीक है, उन सब के साथ भी हमारा आर्टिकल द लग जाएगा। जैसे मैंने लिखा द सहारा डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, चलो द स्विस कैनल, द
स्विज, SUIZ, स्विज कैनाल, CANL। तो इन सब के साथ एक्सेट्रा, इन सब के साथ भी हमारा लग जाएगा आर्टिकल। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, XI4, 14th पॉइंट। पहले इतना बता दो फिलहाल यहां तक की क्लास समझ में आ रही है या नहीं। थोड़ा सा अजीब लग रहा है पढ़ाने में भी, क्योंकि अच्छा भी लग रहा है, अजीब भी लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं अलग अलग कलर से पढ़ा रहा हूँ, और अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आप लोग का रिस्पांस नहीं जान पा रहा हूँ। तो भाई आप लोग ज़रूर से अपना रिस्पांस दीजिएगा, अपना क्या आपका आंसर है, क्या चीज़ें हैं, क्या आपके मन में डाउट है, ज़रूर एक बार पूछिएगा। और जैसे ही हो सकता है हम लोग क्लास को फिर एज इट इज़ कंटिन्यू करेंगे। हम लोग तो यही चाहते हैं कि हम लोग आपके सामने पढ़ाएं, क्योंकि जो मज़ा है सामने का वो इस तरीके से नहीं है, आप सबको भी पता है। या फिर मैं लाइव पढ़ाऊँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जहाँ पर मैं आप लोग के कमेंट्स कर देख लूँ। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है नेम ऑफ डेट। अगर कोई डेट की बात होगी तो उसके साथ भी हमारा आर्टिकल द लग जाता है। जैसे मैंने आपसे बोला आज कौन सी तारीख है, आज कौन सी तारीख है सूरज जी, तो मैंने बोला द 12th Jan, ये हो गया, इनके साथ लगेगा। ठीक है, लेकिन अगला पॉइंट कि अगर नेम ऑफ क्या हो जाए, आपका डे हो जाए, संडे मंडे, मंथ हो जाए, तो याद रखिएगा आपका ईयर हो जाए, तो इन सब के साथ आर्टिकल द नहीं लगता। इन सब के साथ आर्टिकल द नहीं लगता, ये बात याद रखना। आप कभी भी नहीं बोलोगे द मंडे आई विल रिटर्न यू द मंडे, ऐसा नहीं बोलोगे। ठीक है, DAY मंडे, और क्या मंथ MONTH। ठीक है, मंडे आपका क्या है जनवरी, तो भाई द जनवरी नहीं बोलोगे, द जनवरी नहीं बोलोगे। चलो, तो ये सब आपको काटना पड़ेगा। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, 16वां पॉइंट। हम लोग ने कितने पॉइंट्स कर दिए भाई, ऐसे छोटे मोटे ना तमाम पॉइंट्स हैं आपके आर्टिकल्स में। हर पॉइंट्स को कवर करना पॉसिबल भी नहीं होता है, मैं सच्चाई बता देता हूँ। यहाँ पे पॉसिबल इसलिए है क्योंकि भाई देखो आपके मन में कोई डाउट नहीं, इसलिए मैं जल्दी जो जो मेरे पॉइंट्स मेरे मन में आ रहा है, मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं उन सारे पॉइंट्स को आपके सामने रख दे रहा हूँ, है ना। चलो अगला पॉइंट क्या होगा, देखो भाई अगला पॉइंट हम लोग थोड़ा सा रैंक के बारे में देख लेते हैं, और कोशिश यही करें कि अगले पेज पे करें। चलो आइए देख लेते हैं, नेम ऑफ रैंक। नेम ऑफ रैंक, किसी के रैंक की बात हो या किसी के पोस्ट की बात हो, उसके साथ क्या आर्टिकल लगता है, तो इसी चीज को समझ लेना भाई। देखो ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं यहाँ पे। देखो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर भी सब पॉइंट्स हम लोग बता देते हैं। पहला देखो, अगर मान लो किसी का नेम ऑफ रैंक, ये मान लो कोई रैंक है, कोई रैंक आ जाए या फिर कोई पोस्ट आ जाए, ठीक है, बट उस रैंक और उस पोस्ट के बाद पोस्ट का कोई होल्डर यानी किसी का नाम, ठीक है, नाम। अब देखो यही डिसाइड करता है कि आर्टिकल रहेगा कि नहीं रहेगा। ये बात देख लो मेरी। देखो मैंने बोला कि मैंने आपसे ये बोला कि अगर ये और ये है तो ये नहीं, ये है तो ये नहीं, बस यही चीज याद रखिएगा। अगर किसी रैंक के साथ या पोस्ट के साथ उसका जो होल्डर है वो मौजूद है तो आर्टिकल द नहीं लगेगा, लेकिन किसी रैंक या पोस्ट के साथ अगर ये नाम नहीं मौजूद है, वो होल्डर मौजूद नहीं है, तो आपका आर्टिकल द लग जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल देखो, अब मैं जल्दी से एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, मार्कर दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है सर। चलिए अब देखो मैं लिख रहा हूं एग्जाम्पल। मैंने लिखा प्राइम मिनिस्टर मोदी has come to visit वाराणसी। चलो अगला सेंटेंस देखो, अगला सेंटेंस मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा अगला सेंटेंस मैंने लिखा प्राइम मिनिस्टर is coming to visit वाराणसी। ठीक है, देखो दो सेंटेंसेस मैंने लिखा,
अब इन दोनों सेंटेंस को समझिए, यहां पे प्राइम मिनिस्टर भी लिखा और मोदी जी का नाम भी लिखा, तो ये भैया रैंक तो लिखा, रैंक के साथ साथ उस रैंक का होल्डर भी लिख दिया, और होल्डर भी लिख दिया तो फिर मुझे आर्टिकल द की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने काट दिया। आप सीधे बोलो पीएम मोदी हैज कम टू विजिट वाराणसी, ठीक है। लेकिन मैंने अगले सेंटेंस में खाली रैंक लिखा है, पीएम लिखा है, खाली रैंक लिखा है या खाली पोस्ट लिखा है, उसके बाद उसका होल्डर नहीं लिखा, तो अब की बार इसको डेफिनेट करने के लिए मुझे यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, आर्टिकल द लगाना पड़ेगा, तो अब हो जाएगा द पीएम इज कमिंग टू विजिट वाराणसी। समझ में आया? देखो भाई, इस पीएम लिखा, पीएम रैंक और पोस्ट के साथ उसका होल्डर मौजूद है, तो भाई जब डेफिनेट पर्सन ऑलरेडी मौजूद है तो इसलिए उसके साथ आर्टिकल द की जरूरत नहीं है, लेकिन जब नहीं मौजूद था तो हमको इसको लगाना पड़ा, तो ये बात को समझ लेना, ठीक है, इस बात को समझ लेना। अगला क्वेश्चन देखो यहां से क्या बनता है, बहुत बेहतरीन सवाल बनता है यहां से। सवाल ये बनता है बी पॉइंट में, इसको बता देता हूं बी पॉइंट। देखो बी पॉइंट में हमको क्या समझना है, क्या सीखना है, देखो याद रखिएगा, मैंने द भी लिखा, या द छोड़ो, हम कुछ वर्ब्स के बारे में देख लेते हैं जो वर्ब्स हमारे आते हैं, जैसे अपॉइंट, APPOINT, अपॉइंटेड, सेलेक्टेड, सेलेक्टेड, ठीक है, अपॉइंटेड, सेलेक्टेड, इन सब के साथ क्या कभी भी एज लगता है, एज, उसके बाद द, या उसके बाद पर्सन, PERSON, पर्सन, हमने पर्सन भी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। ये चीज मैंने आपको नहीं बताया, इसको समझा दूंगा भी। देखो अगर ये सारी चीजें लग रही हैं तो अब हम लोग क्या करेंगे, याद रखना, इलेक्टेड, इलेक्टेड भी एक वर्ब है, अच्छा सा इलेक्टेड भी हो सकता है यहां पे, इलेक्टेड। इन सब वर्ब्स के साथ पहली बात एज नहीं लगता, ये बात याद रखना, इन वर्ब्स के साथ कभी भी एज नहीं लगता, ये एक सुपरफ्लोज एक्सप्रेशन है, तो भाई ही इज अपॉइंटेड एज नहीं, ही इज अपॉइंटेड बस। उसके बाद पर्सन, भाई किसी को अपॉइंट कर रहे हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा आपके सामने, वी अपॉइंटेड, वी अपॉइंटेड हिम, मान लो कोई पर्सन है, उसके लिए मैंने लिख दिया हिम, वी अपॉइंटेड हिम। और अगर पर्सन आ जा रहा है ना भाई तो आर्टिकल द भी नहीं लगेगा, ये भी बात याद रखिएगा। वी अपॉइंटेड द राम नहीं कहूंगा, वी अपॉइंटेड, जब पर्सन ही आ जा रहा है, इस पोस्ट का होल्डर, ये होल्डर ही है, होल्डर ही आ जा रहा है, तो होल्डर आ रहा है तो द नहीं लगेगा, इसलिए यहां पे द भी नहीं लगेगा। वी अपॉइंटेड हिम, हिम क्या, वी अपॉइंटेड हिम जज, JUGGE, बस सिंपल सी बात है, चाहे यहां पे द हो, चाहे यहां पे भी द हो, यहां पे भी द नहीं लगेगा, ये भी बात याद रखिएगा, सिंपल सी बात है। वी अपॉइंटेड हिम जज। अब देखो भाई ये जज क्या है, जज है आपका इस ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट है ना, देखो भाई ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब का V2 सेकंड फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, तभी तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लगा है, और इस ऑब्जेक्ट के बारे में यहां पे ये एक नाउन इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये एक रैंक इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये देखो ये कोई ना कोई आपका क्या होगा सर, ये कोई ना कोई हमारा रैंक ही होगा, ये कोई ना कोई हमारा रैंक होगा, या कोई ना कोई हमारा पोस्ट होगा, क्योंकि हम इलेक्ट कर रहे हैं या सिलेक्ट कर रहे हैं तो कोई ना कोई रैंक या पोस्ट के तौर पे सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा इस ऑब्जेक्ट के बारे में, ये बात हमारा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इस ऑब्जेक्ट के बारे में ये नाउन इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए इसको हम लोग कह देते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसलिए इसको कह देते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, MENT। याद रखना ये कोई ना कोई नाउन होगा, नाउन, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर भी याद रखो, ये पॉइंट भी याद रखो, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन वाकई में मिलता है आपके एग्जाम में, ठीक। चलो भाई, तो यहां तक की बात आई होप समझ में आ गई होगी आपको, ये सारी चीजें जो हम लोग ने सीखी है इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट देखें, चलो कौन सा पॉइंट था ये आपका, सर ये पॉइंट था हमारा, ओहो पॉइंट में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देखो भाई पॉइंट में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो पॉइंट को सुधार लेते हैं। ये था 15th, ये है 16th पॉइंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है 17th पॉइंट, 17th और XVII 17th पॉइंट।
अब 17 पॉइंट क्या है सर हमारा? 17 पॉइंट को हमको समझना है भाई, एक वर्ब होता है गो, इस वर्ब से रिलेटेड मैं पॉइंट आपको समझाने वाला हूं, बहुत अच्छी बात, ठीक है। जैसे मैंने कहा आई एम गोइंग टू द स्कूल या फिर कोई अलग चीज, ठीक है। ले जाना है ना, देखो भाई अब इस गो वर्ब को समझते हैं, इस गो वर्ब को हमको समझना है यहां पे। और हां, बात यहां पे हो रही है पब्लिक प्लेसेस की, जैसे आपका स्कूल हो गया, चर्च हो गया, टेंपल हो गया, शॉपिंग मॉल हो गया, एटसेट्रा। भाई जब भी हम लोग इस वर्ब का यूज करते हैं तो भाई हम लोग किसी ना किसी पब्लिक प्लेस की बात कर लेते हैं। तो पब्लिक प्लेस, तो मैंने इसके बाद लिख दिया आपका पब्लिक प्लेस। तो याद रखना पब्लिक प्लेस में क्या क्या आ सकता है सर? आपका स्कूल भी आ सकता है, आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट भी आ सकता है, आपका टेंपल आ सकता है, आपका बस स्टैंड आ सकता है, बस स्टैंड, STAND स्टैंड, एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन अगर इस पब्लिक प्लेस का जो पर्पस है, इस पब्लिक प्लेस का जो पर्पस है वो पर्पस, इस पब्लिक प्लेस का अगर जो पर्पस है वो पर्पस अगर जनरल सेंस में यूज हो रहा है, यानी कि जो इसका मेन मोटिव है, स्कूल किस लिए? पढ़ने के लिए, तो भाई टेंपल किस लिए? दर्शन करने के लिए। अगर आप उस पर्पस से काम कर रहे हो, अगर आपका पर्पस वही पर्पस है, जनरल पर्पस है, यानी कि जिस लिए ये बना है वही उसका वही पर्पस कर रहे हो, तो याद रखना जनरल पर्पस पे अगर यूज कर रहे हो तो इस पब्लिक प्लेस के पहले आपका कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। आपका जनरल पर्पस से अगर यूज हो रहा है तो आपका इस पब्लिक प्लेस के पहले आपका अगर जनरल, रुको मैं इसको अलग से लिख दे रहा हूं, अगर जनरल तौर पे यूज हो रहा है तो पब्लिक प्लेस के, रुको पूरा ही फिर से लिख देता हूं। देखो जो आपकी पब्लिक प्लेसेस है PUBLIC, पब्लिक प्लेसेस है PLACES, जो पब्लिक प्लेसेस है जैसे कि स्कूल हो गया, टेंपल हो गया, चर्च हो गया, बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, मॉल हो गया, मॉल MALL मॉल, एटसेट्रा, ठीक है। अगर इस पब्लिक प्लेस का जो पर्पस है, अगर इस पब्लिक प्लेस का जो पर्पस है वो जनरल है, जनरल मतलब कि जिस लिए ये यूज हो रहा है उसका वही काम हो रहा है। अगर ये पढ़ाई के लिए है तो पढ़ने के लिए ही कोई जा रहा है, अगर ये दर्शन करने के लिए तो दर्शन करने के लिए ही कोई जा रहा है, अगर बस स्टैंड कहीं बाहर जाना है तो बाहर जाने के लिए ही बस स्टैंड पे हम जा रहे हैं, अगर एयरपोर्ट हमें कहीं से फ्लाइट पकड़नी है तो फ्लाइट पकड़ने के लिए ही हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, मॉल अगर हम लोग को शॉपिंग करने जाना है तो शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, तो भाई वही पर्पस है हमारा। तो याद रखना जनरल पर्पस है तो हमारा जनरल पर्पस के लिए, अगर जनरल पर्पस है तो जनरल पर्पस के लिए हमारा कभी भी आर्टिकल द नहीं लगेगा अगर जनरल पर्पस है। बट अगर इस वर्ड्स का यानी इस पब्लिक प्लेस का यूज अगर अदर पर्पस से हो रहा है, और अगर अदर पर्पस से हो रहा है ना, तो भाई अदर पर्पस से हो रहा है तो आपको इसके पहले आर्टिकल द लगाना पड़ेगा, तो आपको इसके पहले आर्टिकल द लगाना पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल को समझिएगा, मैंने लिखा आपके सामने एग्जाम्पल, वी आर गोइंग गोइंग टू द स्कूल, वी आर गोइंग टू द स्कूल, हम लोग जा रहे हैं स्कूल। तो भाई वो लोग जा रहे हैं स्कूल, इसका मतलब क्या? वो लोग पढ़ने के लिए ही जाएंगे, और पढ़ने के लिए ही जाएंगे तो भैया याद रखना ये स्कूल का पर्पस क्या है? पढ़ना, तो पढ़ना ही सेम पर्पस है, जनरल पर्पस है, और जनरल पर्पस है तो जनरल पर्पस के लिए आर्टिकल द नहीं लगेगा। चलो भाई अगला एग्जाम्पल देखो, मैंने लिखा आई एम स्टैंडिंग नियर NEAR, नियर, चलो इसको हटा दो, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ
स्कूल, इन फ्रंट ऑफ स्कूल। तो भाई ये देखो, अब स्कूल का मैंने जो जिक्र किया वो पढ़ने के पर्पज से जिक्र नहीं किया, मैं अपना लोकेशन बता रहा हूं। मेरा घर कहाँ है? मेरा घर स्कूल के सामने है, तो हमारा इन स्कूल के सामने है, तो हमको अब की बार ये स्कूल का हमारा जो पर्पज हुआ ना वो अदर पर्पज हुआ, इसका यूज हमारा अदर पर्पज के तौर पे हुआ। और अगर अदर पर्पज के तौर पे हुआ तो मेरे को यहाँ पे द लगाना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, मेरा हाउस जो है वो अब स्कूल के ठीक सामने ही है। ठीक है, तो अब मेरे को यहाँ पे द लगाना पड़ेगा। मैंने अगर एक एग्जांपल दिया कि माय फादर इज गोइंग टू स्कूल या टू द स्कूल, तो भाई मेरे फादर अगर स्कूल जा रहे हैं तो वो किसी और पर्पस से जा रहे होंगे, है ना, पढ़ने के पर्पस से तो जा नहीं रहे होंगे। तो मैं बोलूंगा माय फादर इज गोइंग टू द स्कूल। समझ में आ रही बात? तो ये चीजें हैं, इन चीजों को अपने ध्यान में रखिएगा और ये चीजों को एज इट इज यूज करिएगा। मैंने लिखा he is going या he is नहीं हटा, इस भी हटा देते हैं। he goes to the temple daily, DAILY daily। और दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा I am standing near the temple, I am standing near the temple। जरा इन दोनों बात को समझिएगा। अब यहां पे फिर से वही चीज हो गई, मैंने लिखा ही गोज टू द टेम्पल डेली। तो भाई टेम्पल वो डेली किस लिए जाता होगा? जाहिर सी बात है दर्शन करने जाता होगा। दर्शन करने जाता होगा तो पर्पस इसका क्या है? जनरल है, और जनरल पर्पस है तो काट दो। लेकिन अगला सेंटेंस देखो, आई एम स्टैंडिंग नियर द टेम्पल, मैं टेम्पल के पास में खड़ा हूं। तो भाई टेम्पल के पास में खड़ा हूं तो मैं अपना लोकेशन शेयर कर रहा हूं, मैं अपना बता रहा हूं, तो टेम्पल मेरा पर्पस नहीं है, मेरा पर्पस है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे द लगाना पड़ेगा, और जो बिल्कुल सही है। तो आई होप यहां तक की बात आपको पूरे अच्छे से पल्ले पड़ गई होगी, कहां लगेगा कहां नहीं लगेगा, इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहां तक की बात समझ में आ गई ना भाई? चलिए भाई आगे देखते हैं। अब देखो, ये हम लोग ने पॉइंट को डिस्कस कर लिया है। अब कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखो भाई, किस नाउन के साथ लगेगा ये मैंने नाउन के टॉपिक में पूरा बता दिया। आर्टिकल्स कहां किस किस नाउन के साथ कैसे कैसे लगता है वो सब मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ा दिया है। ठीक है, तो उसको आप लोग वहां से एक बार रिवीजन कर लेना कि कहां पे लगता है, किस नाउन के साथ। जैसे कि याद करो, मैंने प्रॉपर नाउन के साथ आपको बताया था कि प्रॉपर नाउन के साथ वैसे तो आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन कब लगता है वो चीज मैंने आपको बताई हुई है। ठीक है सर, कब लगता है? तो देखो याद रखो, फिर से मैं आपको याद दिला देता हूं कि सर जो प्रॉपर नाउन है अगर वो कॉमन नाउन बन जाए तो उसके साथ आर्टिकल ए और एन लगता था। याद है मैंने बताया था, मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, आई मेट रोहित इन द मार्केट। याद आया ना? बिल्कुल याद आया। तो आई मेट रोहित इन द मार्केट। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको क्या और एग्जांपल दिया था? फिर मैंने आपको बताया था कि जब दो नाउन के बीच में कंपैरिजन हो, जब एक नाउन को दूसरे नाउन से कंपैरिजन किया जाता है तो जो दूसरा नाउन होता है जिससे हम कंपैरिजन करते हैं उसके साथ आर्टिकल द लगाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो आपको ये भी याद होगा कि वहां पे द लगता है। ठीक है, चलो इसके अलावा मैंने थर्ड पॉइंट वहां पे प्रॉपर नाउन में एक और बात बताई थी कि जब किसी एक इंसान के अंदर एक दूसरा पर्सन की भावना हो उसके लिए भी हम आर्टिकल यूज करते हैं। द मदर इन हिम, इन हर, द मदर इन हर, उसके अंदर की मां है ना, उसके अंदर की मां ने उस बच्चे को रोता हुआ देख के उसको चुप करा दिया। तो ये चीज मैंने आपको एग्जांपल के माध्यम से बता दिया था। फिर मैंने बताया कॉमन नाउन के साथ ए और एन तो दोनों लगता है, मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया मटेरियल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये अगर जनरल सेंस में यूज हो रहा है तो कोई आर्टिकल नहीं, लेकिन अगर स्पेसिफिक तौर पर यूज हो रहा है तो आर्टिकल लगता है। तो इन शॉर्ट ये कॉमन नाउन ही अनकाउंटेबल नाउन ही था। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपका अनकाउंटेबल नाउन के साथ वैसे तो कोई आर्टिकल नहीं लगता, आर्टिकल नहीं लगता अनकाउंटेबल नाउन के साथ, लेकिन आर्टिकल द लगता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। लेकिन कब लगता है? जब वह जनरल सेंस में न यूज हो। यहां पे आपका ये जनरल सेंस में यूज हो रहा है तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन अगर यही अनकाउंटेबल नाउन आपका स्पेसिफिक तौर पे यूज हो रहा हो, स्पेसिफिक तौर पे यूज हो रहा हो तो आर्टिकल द लगेगा। और स्पेसिफिक तौर पे होने के लिए आपको यहां पे क्या दिखेगा? एक यहां पे प्रीपोजिशन दिखेगा, और उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यानी कि कोई ना कोई नाउन दिखेगा। तो आपको याद रखना कि ये सारा इंफॉर्मेशन किसके लिए लिखा गया? इस अनकाउंटेबल नाउन के लिए लिखा गया। और अगर अनकाउंटेबल नाउन के लिए लिखा गया, अनकाउंटेबल नाउन कैसा हो गया? स्पेसिफिक, तो आर्टिकल द लग जाएगा। तो हमने ये पॉइंट देखा था, याद है?
मैंने बोला गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, तो कोई आर्टिकल नहीं, लेकिन जब मैं बोलूं द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज वेरी फेमस, तो वहां पे आपने आर्टिकल द लगाया था, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग ने पढ़ लिया था, ठीक है। चलो अब मैं जो शुरुआत करने जा रहा हूं वो आर्टिकल का हम लोग यूज करने जा रहे हैं इन एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव में भी पढ़ोगे, लेकिन आपको मैं यहां पे भी पढ़ा देता हूं, ठीक है। चलो 1 मिनट इसको बंद करिए, तो फिर 5 मिनट में हम शुरू करते हैं रिकॉर्डिंग। चलिए भाई फिर से चलिए शुरुआत कर लेते हैं। हम लोग ने 17 पॉइंट्स पढ़ लिया डेफिनेट आर्टिकल का। अब हम लोग 18वें पे आ जाते हैं और 18वां पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़िएगा, क्योंकि भाई ये देखो, अच्छा हाँ एक बात और, ये 18वां पॉइंट आपको एडजेक्टिव टॉपिक में भी मिल जाएगा, तो आपके लिए ये बल्ले बल्ले वाली टॉपिक है। तो आर्टिकल्स इन एडजेक्टिव, आर्टिकल्स इन एडजेक्टिव, इन एडजेक्टिव। देखिए भाई अब 18वां पॉइंट को ध्यान से समझना। अब इसमें मैं सब पॉइंट्स के अंतर्गत लेते हुए चलूंगा ए पॉइंट। चलो अब जो ए पॉइंट है वो क्या है, देखो कहीं पे भी आपको एडजेक्टिव दिखाई दे और वो एडजेक्टिव और वो उस एडजेक्टिव के पहले आपको दिख जाए आर्टिकल द, तो याद रखना ये पूरे के पूरे समूह को डिनोट कर लेता है, उस एडजेक्टिव वाले पूरे के पूरे समूह को डिनोट कर लेता है। ये बात को आपको याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका प्लूरल हो जाता है, प्लूरल नाउन बन जाता है, ये एडजेक्टिव आपका नाउन बन जाता है, और प्लूरल नाउन है तो भाई प्लूरल वर्ब लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। अब इस बात को समझिएगा, मैंने लिखा आपके सामने एक एग्जाम्पल आपके सामने मैंने ले लिया। मैंने लिखा राम इज अ ब्रेव सोल्जर, राम इज अ ब्रेव सोल्जर, राम इज अ ब्रेव सोल्जर, राम इज अ ब्रेव सोल्जर। तो भाई सोल्जर हो गया नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आर्टिकल आता है, और उसके पहले ब्रेव लिखा है, तो ब्रेव क्या है, एडजेक्टिव है। तो याद रखिए ये चीजें हो गई, ठीक। अब उसके बाद मैंने एग्जांपल ले लिया दूसरा, मैंने लिखा ब्रेव, सिर्फ शुरुआत कर दी मैंने ब्रेव से। और ब्रेव आपको पता है सर सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, सब्जेक्ट बनता है नाउन या प्रोनाउन से, तो भाई यहां पे मुझे इसको नाउन बनाना पड़ेगा। मैंने लिखा ब्रेव इज आर ऑलवेज, ऑलवेज रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड। तो भाई सेंटेंस की शुरुआत ब्रेव कर रहा है, ब्रेव एडजेक्टिव है, देखो यहां एडजेक्टिव है, लेकिन यहां पे मुझे भाई सब्जेक्ट बन गया, ये पार्ट हमारा सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट बनने के लिए नाउन होना चाहिए। अब मुझे इसको नाउन बनाना पड़ेगा, तो नाउन बनाने के लिए देखो भाई है तो एडजेक्टिव, लेकिन काम यहां पे कर रहा है नाउन का, तो नाउन बनाने के लिए मुझे इसके पहले आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। अब ये द ब्रेव क्या हो गया सर, अब ये द ब्रेव प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। क्यों, यहां पे द ब्रेव का अर्थ है हर वह इंसान जो कि ब्रेव है, बहादुर है, तो ये प्लूरल हो गया, और प्लूरल हो गया तो प्लूरल के हिसाब से आर, ठीक है। द ब्रेव आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड। द ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, लेकिन मैं बोलूं द ब्यूटीफुल इज ऑलवेज पैम्पर्ड, नहीं, द ब्यूटीफुल आर ऑलवेज पैम्पर्ड। तो ये हो गया एडजेक्टिव का फर्स्ट पॉइंट। तो कहीं में भी एडजेक्टिव दिखाई दे और वो सब्जेक्ट के स्थान पे हो, तो उसके पहले आर्टिकल द मत लगाना भूलना, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा, और द के साथ साथ प्लूरल वर्ब भी लगेगा, क्योंकि वो प्लूरल चीजों को रिप्रेजेंट करता है। चलो भाई बी पॉइंट देखो, अपना एडजेक्टिव में ही बी पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। सर बी पॉइंट क्या है, देखो बी पॉइंट हमको ये देखना है कि एडजेक्टिव हमारा एक होता है कंपैरिजन बिटवीन, कंपैरिजन एक आप लोग पढ़ना एडजेक्टिव में, तो वहां पे पढ़ोगे कंपैरिजन बिटवीन, बिटवीन टू, कंपैरिजन बिटवीन टू। अब टू क्या, टू सेंटेंसेस, टू सेंटेंसेस कह लो या क्लॉजेस कह लो, टू क्लॉजेस, CLAUSES, दो क्लॉजेस के बीच में कंपैरिजन हो रहा हो तो क्या करेंगे। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपके सामने लिखा, हाई यू गो, हाई यू गो, यू गो, कोल्ड इट इज, कोल्ड इट इज, कोल्ड इट इज, ये एक सेंटेंस है, ठीक है। अब देखो जितना हिंदी में कहते हैं जितना ऊपर तुम जाओगे उतना ठंडा बढ़ेगा, तो भाई एक बात बताना, ये दोनों वाक्य एक दूसरे के ऊपर क्या है, निर्भर करते हैं ना। तो इन दोनों में जब हम कंपैरिजन करते हैं, जितना ऊपर जाएंगे जितना ठंडा बढ़ेगा, जब इन दोनों में तुलना करेंगे, तो भाई पहली बात इन दोनों में कंपैरिजन हो रहा है, तो सर यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री, हाई क्या है पॉजिटिव डिग्री, तो पॉजिटिव डिग्री नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे हाई नहीं लिखा, मैंने लिखा हायर यू गो, कोल्डर इट इज। कोल्ड क्या है, जितना ऊपर जाओगे उतना ठंडा बढ़ेगा, तो हायर यू गो कोल्डर इट इज। लेकिन एक बात बताना, इस वाक्य का तुलना मैं सिर्फ इसी से कर सकता हूं, ये इस वाक्य का तुलना मैं सिर्फ इसी से कर सकता हूं, तो भाई इसका इससे कर सकता हूं, तो भाई ये तो आपस में क्या हुआ, डेफिनेट वे और डेफिनेट वे। तो इस कंपैरेटिव डिग्री के पहले मेरे को आर्टिकल द लिखना पड़ेगा, और इस कंपैरेटिव डिग्री के भी पहले मेरे को आर्टिकल क्या लिखना पड़ेगा, द लिखना पड़ेगा। तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर जरूर दिखने को दिख जाएगा, कंपैरिजन
कंपैरिजन बिटवीन टू क्लॉजेस में, ठीक है। तो याद रखिएगा, द हायर यू गो द कोल्डर इट इज, ये होता है एग्जैक्ट सेंटेंस। मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, मैंने लिखा मोर यू अर्न, more you earn, more you wanted to earn, more you wanted to earn, wanted to earn, ठीक है। अब इस सेंटेंस को समझना, जितना आप कमाते हो, जितना ज्यादा आप कमाते हो, मोर क्या होता है बच्चा, कंपैरेटिव डिग्री होता है, और यहां पे भी मोर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री होता है। जितना ज्यादा तुम कमाते हो उतना ज्यादा तुम्हें कमाने की क्या है, इच्छा होती है, हर किसी की होती है, इसलिए यहां पे भी द, क्योंकि भाई इसका तुलना सिर्फ उससे करेंगे, उसका तुलना सिर्फ इससे करेंगे, ये दोनों आपस में क्या हुआ, डेफिनेट हुआ, और डेफिनेट हुआ तो आर्टिकल द दोनों जगह लगेगा। तो याद रखिएगा, ये स्ट्रक्चर कभी भी ऐसा दिखाई दे तो वहां पे दोनों जगह पे आपको आर्टिकल द दिखेगा। दूसरी चीज, क्वेश्चन कहां से बनता है, एडजेक्टिव में भी बन जाता है कि यहां पे पॉजिटिव डिग्री दे दे, तो पॉजिटिव डिग्री नहीं, कंपैरेटिव डिग्री। तो आप लोग, कई लोग इसको रटने के तौर पे याद कर लेते हैं, द के साथ कंपैरेटिव डिग्री, फिर हो जाता है एक्शन नंबर वन, उसी के बाद द के बाद कंपैरेटिव डिग्री, फिर हो जाता है एक्शन नंबर 2। ये आप लोग को किसी ना किसी बुक में या कोई ना कोई जरूर आपको ये चीज बताएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग अपना, इसी में सी पॉइंट देख लेते हैं। अब देखो 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिया, सी पॉइंट देखो, सी पॉइंट क्या है, सी पॉइंट होता है सर सिलेक्शन कह लो बिटवीन टू, जब दो में से किसी एक का सिलेक्शन हो जाए, दो में से किसी एक को अच्छा बताया जाए, तो उसमें भी हम लोग यूज कर लेते हैं द, लेकिन किसके साथ, सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री के साथ। मैं रीजन के साथ बताऊंगा तुम्हें कब, कहां, कैसे। देखो भाई, मैंने एक एग्जांपल लिखा आपके सामने, मैंने लिखा शी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, यानी कि उन दोनों लड़कियों में से शी मतलब वह है ज्यादा अच्छी, कहते हैं ना वह है ज्यादा अच्छी, तो भाई उन दोनों में से वह है ज्यादा अच्छी। अब इस सेंटेंस को समझ लो मेरे भाई, फिर से मैं इसका भी स्ट्रक्चर भी दिखा दूंगा आपको। देखो भाई, ऑफ द टू गर्ल्स, याद रखना ऑफ लगा होगा जरूर कहीं ना कहीं, और उसके पहले ये बेटर, गुड, बेटर क्या होता है बच्चा, कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द। ये द क्यों लगा, क्योंकि ये द इस पर्सन को, इस शी को क्या कर रहा है, डेफिनिट कर रहा है, और इस शी को डेफिनिट कर रहा है, तो भाई डेफिनिट करने के लिए हमें आर्टिकल द की जरूरत पड़ेगी। तो ये चीजें दिख सकती हैं आपको, याद रखिएगा। जब दो में कंपैरिजन हो और दो में कंपैरिजन करके किसी एक को सेलेक्ट करते हैं, तो उस सिलेक्शन के साथ, उस कंपैरेटिव डिग्री के साथ, लोग याद करने के लिए तौर पे यही याद कर लो कि कभी भी ऑफ द टू दिखाई दे, टू के बाद डैश, आपको वहां पे द लगाना ही पड़ेगा, और द के बाद कंपैरेटिव डिग्री भी लगाना पड़ेगा। चलो भाई, ऐसा स्ट्रक्चर कुछ दिख जाएगा आपको। और कभी कभी ना सेंटेंस ही ऑफ द टू से शुरू हो जाता है, तो ये पार्ट हो सकता है इधर भी आ जाए, तो ये ऐसा भी सेंटेंस दिख सकता है। तो हमने देखा सिलेक्शन बिटवीन टू, ये पॉइंट्स जरूर याद रखिएगा। तो हमने अभी भी यहाँ पे 3 पॉइंट्स को देख लिया, अपने एडजेक्टिव में कहां पे हम लोग यूज करते हैं अपना आर्टिकल्स, ठीक है। चलो भाई, एक डी पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं। डी पॉइंट क्या है सर, डी पॉइंट भी आपका सबसे इजी है। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे आप लोग ये जानते हो, आप लोग डी पॉइंट अच्छे से जानते हो। क्यों, देखो हमने पॉजिटिव डिग्री में सीख लिया। देखो भाई, मैंने आपको आर्टिकल्स कहां लगा, देखो भाई, ये पॉजिटिव डिग्री, याद रखिए ना, ये एडजेक्टिव आपका पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा। तो हमने आर्टिकल देखा पॉजिटिव डिग्री में, हमने आर्टिकल देखा कंपैरेटिव डिग्री में, अब क्या बचा सर, अब सुपरलेटिव डिग्री बचा। तो अब सुपरलेटिव डिग्री में देखेंगे, और आपको पता है कि सुपरलेटिव डिग्री में आर्टिकल्स हमेशा लगता है, ठीक है। तो हमारा 4th पॉइंट है कि सुपरलेटिव डिग्री कहीं पे भी दिखाई दे, उसके पहले आपको आर्टिकल द लगाना ही पड़ेगा। सर क्यों लगाना पड़ेगा, अरे भाई बात तो सुनो, एक बात बताओ। मैंने लिखा ही इज मोस्ट टैलेंटेड, he is most talented boy, most talented, talented, talented boy of our class, जरा एक बात बताना बच्चे, मैं पूरी क्लास में कंपैरिजन किया, उसके बाद मुझे पता चला कि ये जो ही है ये सबसे ज्यादा टैलेंटेड था। ही जो है ये सबसे ज्यादा टैलेंटेड क्या था, बॉय था। तो बॉय हो गया ये आपका नाउन, और टैलेंटेड क्या हो गया आपका एडजेक्टिव,
और मोस्ट ने इसको क्या बना दिया, सुपरलेटिव डिग्री का, और इसलिए ये बॉय सबसे ज्यादा टैलेंटेड हो गया। तो भाई एक बार बताओ, ये बॉय अपने में एक यूनिक हो गया, अपने में एक डेफिनेट हो गया, और डेफिनेट हो गया तो मुझे क्या लगाना पड़ता है, द। इसीलिए कहते हैं द लगता है किसके साथ, सुपरलेटिव डिग्री के साथ। लेकिन क्यों लगता है, क्योंकि भाई डेफिनेट हो गया ना, वो बच्चा डेफिनेट हो गया, और जो भी डेफिनेट हो जाए उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द लगता है, हम सबको पता है ये बात, ठीक है। इसीलिए यहां पे द लगता है, याद रखिएगा सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपको द लगाना ही पड़ेगा। ये था हम लोग का सुपरलेटिव डिग्री का पॉइंट, ठीक है। तो आई होप यहां तक की बात आप सबको समझ में आ गई होगी कि कहां पे लगेगा कहां नहीं लगेगा। चलो भाई, इसके अलावा आर्टिकल जो द है, इसके अलावा आर्टिकल जो द है वो हमारे कुछ और पॉइंट्स में भी लग जाते हैं। उन पॉइंट्स को देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि हमारा जो अपने में यूनिक हो, जैसे कि हमारा हो गया द यूनिवर्स, द ऑलमाइटी, ये सब याद रखिएगा आपका। मैंने बोला द यूनिवर्स, द ऑलमाइटी, इन सब के साथ लगेगा, ठीक है। ऑलमाइटी, ठीक है, यूनिवर्स, द, और भी बहुत सारी चीजें जो अपने में इकलौती हो, उसका कोई द गैलेक्सी, हालांकि गैलेक्सी तो बहुत सारी हैं इसलिए द गैलेक्सी मत बोलो, लेकिन द यूनिवर्स हो गया, ठीक है, जो अपने में इकलौती हो, यूनिक हो, उन सब के साथ भी अपना आर्टिकल द लग जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा ऑल, और एक शब्द होता है बोथ। याद रखना, ऑल और ये बोथ, इन सब के साथ, इन दोनों के साथ आपको एक आर्टिकल द लगाना पड़ेगा और उसके बाद लगाना पड़ेगा प्लूरल नाउन। लेकिन ये कब लगाना पड़ेगा, जब ये ऑल और बोथ कैसे काम कर रहे हो, सर ये बात काम कर रहे हो एडजेक्टिव के तरीके से, ऑल द बॉयज, बोथ द बॉयज, ठीक है। तो अगर कभी भी ऑल और बोथ के बाद कोई प्लूरल नाउन, हालांकि प्लूरल नाउन ही आएगा क्योंकि ये दोनों दो से ज्यादा की बात कर रहा है, तो प्लूरल नाउन ही आएगा। तो प्लूरल नाउन आ रहा है तो उनके पहले आपको आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। चलो ये बात याद रखिएगा, ठीक। लेकिन ऑल और ये बोथ, ये सिर्फ एडजेक्टिव नहीं होते हैं सर, ये एक और चीज भी होता है जिसको आप लोग कहते हो प्रोनाउन। ये ऑल और ये बोथ प्रोनाउंस भी होते हैं, लेकिन अगर ये प्रोनाउंस होते हैं तो भाई इसके साथ फिर नाउन तो आएगा नहीं, और नाउन नहीं आएगा तो फिर आर्टिकल द भी नहीं आएगा। तो याद रखना कि ऑल और बोथ अगर प्रोनाउन के तरीके से काम कर रहा है तो इनके साथ आर्टिकल द नहीं लगेगा, लेकिन अगर ये एडजेक्टिव के तरीके से काम कर रहा है यानी इसके साथ नाउन मौजूद है तो फिर आपको आर्टिकल द लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट बचा है, उस पॉइंट को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और फिर आज यहीं पे हम लोग का आर्टिकल टॉपिक भी खत्म होता है। अगर कोई एक दो पॉइंट बचा होगा तो फिर वो मैं अगली क्लास में बता दूंगा आपको, कुछ क्वेश्चंस के साथ भी प्रैक्टिस भी करा दूंगा, लेकिन अभी यहां पे लास्ट पॉइंट रखते हैं। देखो भाई, एक शब्द होता है सेम, SAME, सेम, और एक शब्द होता है होल, WHOLE, होल। याद रखना सेम और होल, और याद ये रखना है कि इनके ठीक पहले, जैसे ऑल और बोथ के ठीक बाद आपको द लगाना है, लेकिन इनके ठीक पहले आपको लगाना पड़ेगा आर्टिकल द। यही बात बस आपको याद रखनी थी कि होल के और सेम के ठीक पहले आपको लगाना पड़ेगा आर्टिकल द, ठीक है। यहां पे इनके बाद लगाना पड़ेगा आर्टिकल द, लेकिन यहां पे इनके पहले लगाना पड़ेगा आर्टिकल द। जैसे मैंने बोला ही इज द सेम बॉय, ठीक है, ही इज द सेम बॉय। तो याद रखिए इसके बाद आपका नाउन भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, नाउन ही मान लो, ठीक है, सिंगुलर भी प्लूरल भी कुछ भी हो जाए, लेकिन इनके बाद आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। आई हैव सीन द सेम बॉयज, मैंने उन सेम लड़कों को देखा, ठीक है। ये चीजें याद रखिएगा। तो आज यहीं तक हम लोग रखते हैं। यहां पे लगभग आपके भाई साहब मैंने 18-19 पॉइंट बढ़ाए इंडेफिनिट आर्टिकल, और 20-21 पॉइंट मैंने पढ़ाए डेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल लगभग कंप्लीट हो गया, आर्टिकल्स पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। चलो तो फिर बाय बाय।